ओके, तो इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करें अबाउट यूनिक्स, ठीक है। तो यूनिक्स इज, समझने से पहले यूनिक्स क्या है वो देखते हैं कि यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर हम लोग देखेंगे व्हाट इज दिस ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मीनिंग, आई होप अगर जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी उन लोगों को पता होगा कि ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है। तो भी क्विक डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप क्या कुछ कोडिंग लिखते हो, तो वो कोडिंग क्या है आपकी फ्रीली अवेलेबल है गिटहब पर या कहीं पे भी किसी भी सोर्सेज पे अवेलेबल हो सकती है। सो उसी तरह से जो यूनिक्स है वो C++ में बना है, ठीक है। अब उसकी जो यू कैन से कि जो भी कोडिंग वगैरह इट इज़ अवेलेबल फ्रीली ऑन द इंटरनेट टुडे। यू कैन डाउनलोड दैट कोडिंग, जो उसका सोर्स कोड होता है ना उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड अलाउड, लीगल है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो यूनिक्स पॉपुलर क्यों है, बिकॉज भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, यूनिक्स इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रीली अवेलेबल। अब अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो ध्यान होगा कि ओपन सोर्स का मतलब नहीं कि ज़रूरी हर बार नहीं कि ओपन सोर्स चीज़ें फ्री हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट जो यूनिक्स है इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल टू यूज़, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब अगर याद हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम अल्टीमेटली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम अल्टीमेटली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। So now what, I don't think I should explain what is a software, बट सॉफ्टवेयर अगर आप देखने जाओ तो समझो कि दो टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो लेट अस डिस्कस अ ब्रीफ अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कोई बुकिश, कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि आपको यही डेफिनेशन रट के जानी और लिख देनी, नहीं। जो डेफिनेशन है वो ऑथर बाय ऑथर, बुक बाय बुक, वेबसाइट बाय वेबसाइट, थोड़ा वर्ड्स में डिफरेंस हो सकता है, बट जो बेसिक उसका मीनिंग है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। जो मीनिंग है उसका वो सेम रहेगा, आप अपने वर्ड्स में भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो अगर मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन दूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो इट अलाउज अस टू यूटिलाइज और यूज आर हार्डवेयर बेसिकली, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट या दे अलाउज us to access / use / utilize our machines या हार्डवेयर, ठीक है। और जनरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं वो हार्डवेयर लेवल पे वर्क करते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए होता है, अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप अपने हार्डवेयर को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। यानी अगर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया तो आप हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई एडिशनल बेनिफिट चाहिए या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवानी है, जैसे कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग करवानी है, आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, दे प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा, ये क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, एंड दे आर जनरली फॉर अ स्पेसिफिक यूज़। They are used for a specific purpose, ठीक है। and they can work on hardware level as well as OS level, ठीक है। OS level बोलो या सॉफ्टवेयर लेवल बोलो, इट कैन बी एनीथिंग। सो दीज आर सम बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी समझते हैं ये जो डेफिनेशंस है या जो भी इनकी थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू ये कहना क्या चाहते हैं। So let us understand about software, system software. So system software क्या है कि they allows us to access / utilize / use, यहाँ पे यूज़र नहीं आएगा, यूज़ आएगा,
आर हार्डवेयर, मतलब देखो अगर आपको हार्डवेयर लेवल पे कोई काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। और ये जनरली किस चीज़ पे वर्क करते हैं, ये किस लेवल पे वर्क करते हैं, हार्डवेयर लेवल पे वर्क करते हैं। तो इसका मीनिंग और थोड़ा स्पेसिफिक समझते हैं। देखो, तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक पीसी लेकर आ गए घर पर, बहुत हाई एंड पीसी है, 16 GB रैम है, 256 SSD है, या बहुत अच्छा सा ग्राफिक कार्ड डलवा लिया, लेकिन इसमें आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है, तो आप इसमें कोई काम परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं कर पाओगे, आप गेम भी नहीं खेल पाओगे इस सिस्टम के ऊपर। तो अगर आपको इस सिस्टम को यूटिलाइज करना है तो सबसे पहली चीज़ जो आप करवा दो दैट इज़ OS डलवाते हो आप आपके पीसी पे, ठीक है। तो क्यों OS डलवाते हो, क्योंकि OS आपको हेल्प करता है आपके इस पूरे मशीन को प्रॉपरली मैनेज करने में या यूटिलाइज करने में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालोगे तो ये मशीन आपके किसी काम का शायद ही आएगा, ठीक है, ये मशीन किसी काम का नहीं रहेगा जनरली अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया इस मशीन पे। तो और तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपको कमांड, आपको हेल्प करता है पूरी की पूरी मशीन को यूटिलाइज करने में, ठीक है। उसके साथ OS का दूसरा काम क्या है, ये दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि भाई आप रन हो सकते हो। तो अगर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ विंडोज़ मीडिया प्लेयर, अगर आपको सॉन्ग सुनने तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल नहीं किया तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर रन ही नहीं हो पाएगा, उसको एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा रन होने के लिए। तो इस सिचुएशन में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ मीडिया प्लेयर को हेल्प करता है कि भाई तुम कैसे रन कर सकते हो, आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए मैं ला के देता हूँ। कौन सा रिसोर्स आपको चाहिए, आपको स्पीकर्स चाहिए, आपको फलानी चीज़ चाहिए, आपको कैसेट चाहिए, DVD राइटर चाहिए, आपको जो चीज़ एक्सेस करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेजर टास्क है कि आपको आपकी मशीन को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा टास्क क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो आपके दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हेल्प करने में यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। सो अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्यों, क्योंकि वो हार्डवेयर लेवल पे वर्क कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपके हार्डवेयर को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो कि दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या होता है, तो आपका बायोस नहीं, अभी दूसरा लेते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। बायोस थोड़ा सा बाद में हम लोग देखेंगे, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। सो ये डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल कभी आप अगर पीसी फॉर्मेट मार के आते हो तो वो लोग बोलते हैं आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, प्रिंटर कनेक्ट नहीं होता कभी कभी, तो लोग बोलते हैं कि भाई इसका ड्राइवर्स नहीं है। तो ये ड्राइवर्स एक्चुअली होते क्या है, सो दीज ड्राइवर्स आर ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एक बहुत सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बट एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आपने क्या किया, एक प्रिंटर लाए और प्रिंटर कनेक्ट कर दिया आपके पीसी के साथ। आपने क्या किया, आपके पीसी के साथ प्रिंटर कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि जब आपने अब आपने जो बनाया था वो मशीन तो पूरा अलग था ना, पहले स्टार्टिंग में 1-1.5 बरस आपने मशीन ऐसे यूज़ किया, आपका पीसी ऐसे यूज़ किया, प्रिंटर आपने तब अटैच नहीं किया था, प्रिंटर अभी आप अटैच कर रहे हो। अब आपने क्या किया, पीसी आपके प्रिंटर के साथ आपके पीसी को कनेक्ट कर दिया। नाउ अगर आप यहाँ से कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हो, आपने प्रिंट कमांड दी किसी पेज को प्रिंट करने के लिए, सपोज आप MS वर्ड में गए और आपने Ctrl+P प्रेस किया प्रिंट करने के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। तो अभी आपके कंप्यूटर को किस तरह से पता चलेगा कि भैया जो एक्सटर्नल डिवाइस है, जो प्रिंटर क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर पीसी। आपके जो कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर का आपका जो प्रिंटर है वो पार्ट नहीं है। तो आपके कंप्यूटर को किस तरह से पता चलेगा कि भैया कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से पता चलेगा कि मैं इस प्रिंटर को कैसे यूटिलाइज करूँ, मैं इसे यूज़ कैसे करूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कोई फ़ोन वगैरह ला के दे दूँ या कोई एकदम नया डिवाइस, ब्रांड न्यू डिवाइस ला के दे दूँ जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, किसी ब्रांड न्यू डिवाइस को, अब उसको यूज़ कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं उसको यूज़ कैसे करना है। तो आप क्या करते हो, उस डिवाइस के साथ आप मैनुअल पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, मैनुअल में क्या लिखी होती है, इंस्ट्रक्शंस। मैनुअल में क्या लिखी होती है, इंस्ट्रक्शंस, कि हाउ टू यूज़ दिस थिंग, हाउ टू यूज़ दिस मशीन, ठीक है। अब तो उस उस मैनुअल को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि मैं इस पर्टिकुलर डिवाइस को किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। उसी तरह से मैं अगर डिवाइस ड्राइवर्स बताऊँ तो इट इज़ लाइक अ मैनुअल, ठीक है। अभी इस प्रिंटर को किस तरह से यूज़ करना आपके मशीन को नहीं मालूम कि भाई मैं इस प्रिंटर को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो उस सिचुएशन में
डिवाइस ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इस जो पीसी आता है ना जनरली इसके साथ सीडी वगैरह आती होगी, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहाँ पे इसके ड्राइवर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हो। हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर कनेक्ट करने के बाद प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं हमारे मशीन पे। अब ये प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करने से क्या होता है, इट इज़ लाइक अ मैनुअल। जैसे इंसानों के लिए मैनुअल होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी नई मशीन को समझने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैनुअल यूज़ करते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसा समझो कि भाई जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारा मशीन है वो किसी नए डिवाइस को समझने के लिए, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, उसको किस तरह से उसके साथ वर्किंग करनी है, उसके लिए क्या होता है, डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं। So device drivers are like manuals for the computer. तो how to use this printer? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंटर कनेक्ट किया तो प्रिंटर के मैंने डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल किए, तभी ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि मुझे इस प्रिंटर को किस तरह से यूटिलाइज करना है। अगर मैं यहाँ से प्रिंट कमांड देता तो प्रिंट कैसे होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर को कौन बताता है, डिवाइस ड्राइवर्स। क्या कौन, हर चीज़ के डिवाइस ड्राइवर्स अलग हो सकते हैं। इवन आपके पेन ड्राइव के, माउस के या आपके कीबोर्ड के डिवाइस ड्राइवर्स भी अलग से होते हैं, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर्स आपके हार्डवेयर को किस तरह से यूटिलाइज करना है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके मशीन को बताते हैं। तो आई होप थोड़ा सा बेसिक आइडिया आया होगा एटलीस्ट कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या है। तो डिवाइस ड्राइवर्स भी किस लेवल पे वर्क करें, देख रहे हो तो आप सीधा हार्डवेयर पे वर्क करें। सो इसलिए डिवाइस ड्राइवर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आई डोंट वांट टू गो नाउ इन वेरी डीप व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप कि बेसिक एकदम आइडिया आ गया होगा व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी जगह पे आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है भैया कि वो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ भैया, उसके अगर आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करो तो ऐसा नहीं कि आपका पीसी नहीं चलेगा। हाँ, बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना भी आपका पीसी रन करेगा। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, कुछ स्पेशल काम करवाना है, जैसे कि आपको एक्सेल में डेटा स्टोर करना है, ठीक है, आपको PHP रन करना है, आपको इंटरनेट ब्राउज करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटरनेट को ब्राउज करना है तो मैं क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज कुछ इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर मुझे पेंट करनी है तो मैं MS पेंट यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे फ़ोटोज़ एडिट करना है तो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारे क्या है, कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए एक टास्क है। फॉर एग्जांपल पेंट क्या, MS पेंट क्या, पेंटिंग करने के लिए, ठीक है। उस तरह से एक्सेस क्या है, डेटा मैनेज करने के लिए। एक्सेल क्या है, तो भाई स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए। MS वर्ड क्या है, तो भाई डॉक्यूमेंट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या, इनके बिना कंप्यूटर बंद नहीं हो जाएगा, कंप्यूटर चलेगा। बट आपको कुछ स्पेसिफिक काम करवाना है तो उसके लिए एक आपको एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपको एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कोई एक स्पेशल काम को करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल क्रोम इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इवन योर टेक्स्ट एडिटर्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक सबलाइन, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, दीज आर ऑल सिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एक चीज़ याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को एक्सेस करने में अलाउ करता है या आपके हार्डवेयर के साथ आपका वर्क स्मूथ बनाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका किसी पर्टिकुलर टास्क को ईजी बनाता है, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर आप देखने जाओ तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो आपके हार्डवेयर वगैरह को एक्सेस करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ओपन सोर्स का मीनिंग हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग अभी देख रहे हैं, और हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक मीनिंग तो मैंने बता दिया कि वो आपके हार्डवेयर को यूज़ करने में अलाउ करता है। उसके साथ साथ वो किस चीज़ के लिए आपको हेल्प करता है कि भैया आपके जो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर है उन वो डायरेक्टली रन तो नहीं हो सकते। वो डायरेक्टली जाके, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट प्रेस कर रहा हूँ MS वर्ड में से, मैं क्या MS वर्ड यूज़ करते करते प्रिंट प्रेस कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि MS वर्ड को कोई वे चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए प्रिंट करने के लिए, या टाइप करने के लिए भी इनफैक्ट कोई सपोर्ट चाहिए। तो वो जो सपोर्ट है, वो एनवायरनमेंट है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो OS के लेक्चर्स में हम लोग बाद में कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्चुअली क्या फंक्शनैलिटीज़ वगैरह है, ठीक है। चलो, तो नाउ लेट अस अगेन डिस्कस अबाउट द यूनिक्स इटसेल्फ।
तो यूनिक्स एक काफ़ी अर्ली वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था, बहुत पहले डेवलप हो चुका है। 1969 1970s के अराउंड यूनिक्स डेवलप हुआ था। तो इट वाज वन ऑफ पायनियर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने बहुत ज़्यादा नाम किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसके फेमस होने के लिए क्योंकि इसकी स्पीड, एक्यूरेसी और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी यूनिक्स का डेवलपर्स ने, जिसकी वजह से यूनिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये फ्री था। दूसरी जगह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, XP वगैरह सारे पेड थे। अगर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने जाओ तो यू कैन बी गोइंग थ्रू लाइक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो पेड। फिर उसके बाद अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस देखने जाओ तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूनिक्स का एक रोल है। आप रिसर्च कर सकते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है। मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड के ऊपर भी यूनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। आप आपके हो सकता है कि PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपके एक डिफरेंट टाइप के मशीन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपके मोबाइल के लिए एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हो। आपके मोबाइल के अंदर जो सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एक एंड्रॉयड है और एक दूसरा iOS है। और अभी नोकिया के अंदर अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे थे। देन देयर वर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हुआ है अपना खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्मनी नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डेवलप कर रहा है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारे, बट यूनिक्स इज़ वन ऑफ द पायनियर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके फीचर्स जब हम डिस्कस करेंगे तब आप देखोगे कि वाई इट वॉज सो पॉपुलर दैट टाइम। सो थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री देखें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की तो 1969 में केंट थॉमसन 1996 आई थिंक सो, लेट मी चेक द डेट्स। हाँ, 1969 में केंट थॉमसन ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया यूनिक्स, UNICS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या था? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। बेल लैब्स में बनाया था उसको। अब उसके बाद 1970 में केंट थॉमसन ज्वाइन हुए डेनिस एंड रिची। स्पेलिंग वगैरह देखो, मैं स्पेलिंग थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है तो डेनिस रिची की स्पेलिंग कॉपी कर लेते हैं। डेनिस रिची के साथ जॉइंट हुए और तब उन्होंने डेवलप किया यूनिक्स। यही जो यूनिक्स था उसको उन लोगों ने मॉडिफाई करके यूनिक्स बनाया, ठीक है। अगर आपको याद हो, पता हो, नहीं हो, लेकिन डेनिस रिची कौन है एक बार कमेंट में बताना। हु इज़ डेनिस रिची? ही इज़ वन ऑफ द लाइक फादर ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर ये नहीं होते, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप की थी, इन्होंने नहीं डेवलप की होती तो शायद आज बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हमारे पास, ठीक है। शायद मोस्ट ऑफ को पता हो डेनिस रिची कौन है, बट फिर भी एक बार कमेंट करना कि व्हाट डेनिस रिची इन्वेंटेड एंड व्हाई ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर हिस्ट्री। सो 1969 में केंट थॉमसन बेल लैब में यूनिक्स बनाते हैं। उसके साथ 1970 में एक ही साल बाद केंट थॉमसन डेनिस रिची के साथ कोलैबोरेशन करके उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं और यूनिक्स बना देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की डीप में नहीं जाऊँगा, हिस्ट्री कोई पूछता है नहीं आपको एक्चुअली। तो डायरेक्टली हम लोग अब कहाँ पे आ जाते हैं? उसके फीचर्स पे आ जाते हैं कि वाई इट इज़ सो पॉपुलर एट दैट टाइम। और याद रखना, अब जो भी हम फीचर्स देखेंगे, इन फीचर्स, ये फीचर्स जो 1970s में थे बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स थे। अभी आपको शायद इतना एडवांस ना लगेगा ये फीचर, लेकिन उस टाइम पे ये फीचर्स बहुत ज़्यादा एडवांस थे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ यूनिक्स। ओके, तो द फर्स्ट फीचर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी। अभी मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो कि जैसे कि एग्जाम्पल डायग्राम से समझाता हूँ। आपका एक मेन कंप्यूटर है, चलो एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स है, और वो दोनों, सपोज यहाँ पे दो कंप्यूटर्स है और दोनों के दोनों कंप्यूटर प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिंटर आपके दोनों कंप्यूटर से अटैच है, किसी भी तरह से, नेटवर्क के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, पता नहीं, किसी भी तरह से अटैच्ड है आपके कंप्यूटर्स। आप फर्स्ट कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हो, सेकंड कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो यानी एक रिसोर्स क्या, आपका एक सिंगल रिसोर्स है। आपका रिसोर्स क्या है? एक सिंगल रिसोर्स है, और मल्टीपल पीसीज उसको यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ में प्रिंट कमांड नहीं दे सकते, पहले एक बंदे की प्रिंट हो जाएगी फिर दूसरे बंदे की प्रिंट हो जाएगी।
तो ऐसा नहीं है कि आपको भैया पहले इसमें वायर अटैच करो और प्रिंट करो, फिर यहाँ से वायर निकाल के इसमें डालो फिर प्रिंट करो, ऐसा नहीं। दोनों एक ही साथ एक प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क या थ्रू किसी भी फंक्शनलिटी के थ्रू, ठीक है। प्रिंटर हो सकता है, अब ये रिसोर्स है, ये तो प्रिंटर का एग्जाम्पल दिया, बट ये चीज़ क्या हो सकती है, दिस इज अ रिसोर्स। अब ये जो रिसोर्स है, प्रिंटर का सिर्फ एग्जाम्पल दिया, दिस रिसोर्स कैन बी अ प्रिंटर, स्कैनर, माइक, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ये जो आपका रिसोर्स है, इस रिसोर्स का मतलब क्या है, कुछ भी रिसोर्स हो सकता है। तो एक ही रिसोर्स को एक ही जगह पे मल्टीपल आपके कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मल्टी यूज़र कैपेबिलिटीज़। अब जो मल्टी यूज़र कैपेबिलिटीज़ होती है ना, इनमें 3 टाइप के मल्टी यूज़र्स हो सकते हैं, 3 टाइप के यूज़र हो सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ, हाँ और एक चीज़ कि ये जो आप रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करते हो, यू कैन बी कॉलिंग दिस रिसोर्सेज एज टर्मिनल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं पहले तो 3 टाइप के टर्मिनल हो सकते हैं आपके पास, यू कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ टर्मिनल इज डम टर्मिनल, फिर है दूसरा इम्यूल्ड टर्मिनल, और तीसरा आपका डायल इन। तीसरा कौन सा टाइप का टर्मिनल है आपका, डायल इन टर्मिनल है। तो 3 टाइप के आपके टर्मिनल हो सकते हैं, यानी 3 टाइप के आप पीसी कॉन्फ़िगरेशन या पीसी कनेक्शंस यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज अ डम टर्मिनल। अभी डम टर्मिनल में क्या होता है, एक मेन फ्रेम पीसी, एक बहुत हाई फाई पीसी है जिसके अंदर बहुत सारा मैंने खर्चा कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अंदर 15 GB रैम सब है, इसके अंदर क्या आपका रैम है, हार्ड डिस्क है, इसके अंदर हो सकता है आपका ग्राफिक कार्ड है, फिर इसके अंदर आपका कीबोर्ड है, माउस है, और सारी बेसिक चीज़ें जो आपको किसी कंप्यूटर को एक्सेस करने में यूज़फुल रहेगी। सो ये बहुत हाई एंड पीसी है, इसके अंदर आपकी सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। सो इसमें जो भी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है, इसके अंदर बहुत हाई एंड रैम लगी है, ग्राफिक कार्ड वगैरह आपने डाल के रखा है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल टर्मिनल पीसी डाल दिए। बताता हूँ ये नॉर्मल पीसी क्या है। इसमें आपने बहुत सारे पीसीज डाल के रखे हैं, ओके। तो आपने बहुत सारे पीसीज इनके अंदर रखे और इन सारे पीसीज को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, आपके मेन पीसी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इनको वायरिंग के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू किसी भी तरह से आपने इन सारे पीसीज को आपके मेन कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अभी इसमें क्या है, इन सारे पीसीज में सिर्फ कीबोर्ड प्लस माउस प्लस मॉनिटर, बस ये 3 ही चीज़ें, बेसिकली 3 ही चीज़ें होनी चाहिए हर पीसी के अंदर। इन ये जितने भी पीसीज हैं इनके अंदर क्या है, सिर्फ कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर ही है। ओके अभी तो आप देख सकते हो कि इनके पास कोई प्रोसेसर नहीं है, इनके पास रैम नहीं है, इनके पास हार्ड डिस्क नहीं है, इनके पास कोई बेसिक कंप्यूटिंग पावर है ही नहीं। इनके पास सिर्फ कीबोर्ड माउस और मॉनिटर है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ सिस्टम इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पे आपको क्या लगेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी विंडोज 10 दिख रहा है, विंडोज 10 दिख रहा है, विंडोज 10 दिख रहा है, सब जगह पे विंडोज 10 दिख रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे इस कंप्यूटर पे जा रहे हो तो इसमें सिर्फ कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर है। अब अगर यहाँ पे आप 2+2 कर रहे हो तो इट इज़ अ कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे इस पीसी पे बैठे हो, इस टर्मिनल पे बैठे हो तो आपको कैलकुलेशन करना है 2+2। बट अगर इसके पास रैम नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, इस पीसी के पास CPU नहीं है, तो ये
जो आपका पीसी है ये प्रोसेसिंग किस तरह से करेगा, जब इसके पास कोई प्रोसेसिंग पावर एक्चुअल में है ही नहीं, तो ये प्रोसेसिंग क्या करेगा, ये जो आपका मशीन है ये एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपके कंप्यूटर, आपके मेन कंप्यूटर को। ओके, सो ये जो आपका टर्मिनल है ये एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपके मेन कंप्यूटर को कि भाई ये 2+2 कैसे होता है। तो ये जो भी प्रोसेस होंगे कि भैया 2+2 = 4, ये आपका मेन पीसी करके जो आपका रिस्पॉन्स होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपके इस डम टर्मिनल को सेंड कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप कुछ करवा रहे हो, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वगैरह रन कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए क्या चाहिए, भाई रैम चाहिए, CPU चाहिए, इसके पास तो है ही नहीं, तो वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली कहाँ रन हो रहा होगा, आपके मेन मशीन की मेमोरी पर। लेकिन आपको क्या एहसास होगा कि भैया ये जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है इसी पीसी पे रन हो रहा है। आपको यहाँ पे क्या एहसास होगा कि ये जो कैलकुलेशन हो रही है इसी टर्मिनल पे हो रही है, इसी पीसी पे हो रही है, लेकिन एक्चुअली ये सारी कैलकुलेशन, ये जो सारे आपके सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो कहाँ रहे यार, एक्चुअली आपके मेन पीसी पे हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके पास ना कोई मेमोरी है, ना इसके पास कोई प्रोसेसर है, ना कोई प्रोसेसिंग पावर है इन पीसीज के पास। तो ये पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डम टर्मिनल। डम मतलब बिना इनके पास कोई दिमाग वगैरह कुछ भी नहीं है। दिमाग क्या होता है, CPU मेन चीज़ ही नहीं है इनके पास, तो ये कैसे प्रोसेसिंग करेंगे। सो दिस इज वाई दे आर नोन एज डम टर्मिनल। डम टर्मिनल के पास सिर्फ बेसिक चीज़ होती है, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। अगर इनको कोई भी चीज़ प्रोसेस करवानी है या इनको कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो ये किसके थ्रू करवाते हैं, आपके मेन पीसी के थ्रू। इसको आप मेन फ्रेम पीसी भी बोल सकते हो, सर्वर पीसी बोल सकते हो, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, आई होप कि डम टर्मिनल पता चला होगा। सो अब लोग डम टर्मिनल सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं भाई, सिंपल सी चीज़ है कि बहुत चीप पड़ते हैं। एक पीसी में काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा करवा दो और फिर कुछ लो बजट पीसी या 2 कीबोर्ड, स्क्रीन, माउस की सेट लेके आओ और उनको एक कोई डिवाइस के थ्रू आप डायरेक्टली मेन फ्रेम पीसीज के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो जनरली जहाँ पे जो भी बंदे बैठेंगे इनको क्या लगेगा कि मैं अपने अलग पीसी पे बैठा हूँ, मेरे को इस पीसी के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली बैकएंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके मेन फ्रेम पीसी पे प्रोसेस होती है। दूसरा है इम्यूल्ड टर्मिनल। अब इम्यूल्ड टर्मिनल के पास भी तो आपका जो ईमेल टर्मिनल है, जितने भी ईमेल टर्मिनल के सिस्टम्स होते हैं वो प्रॉपर पीसी होता है। ईमेल टर्मिनल क्या होता है, प्रॉपर पीसी है, इसके पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैम, CPU वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। और आपका जो मेन फ्रेम पीसी है इसके पास भी सारी चीज़ें होती है। यानी अगर आप देखने जाओ तो आपका जो इम्यूल टर्मिनल है, यानी ये वाला टर्मिनल अगर मैं बात करूँ, कोई एक पर्टिकुलर टर्मिनल पकड़ लूँ, सो ये अगर आप निकाल दो, आपके इस पूरे सिस्टम से बाहर निकाल दोगे ना, तो भी इट विल बी रनिंग परफेक्टली। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर ले जाओ, इसको अलग से रन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लेकिन तो भी ये किसके साथ कनेक्टेड है, आपके मेन फ्रेम के साथ, आपके मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो क्यों कनेक्टेड है भाई, जबकि ये प्रॉपरली अकेला फंक्शन कर सकता है, तो इसको आपके मेन फ्रेम के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत एक्चुअली क्या पड़ी। तो मेन फ्रेम के मेन फ्रेम के साथ कनेक्ट होने से एडवांटेज ये मिलता है कि हो सकता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मैंने एक जगह इंस्टॉल कर दिया, फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, मैंने फोटोशॉप एक मेन फ्रेम पीसी पे इंस्टॉल कर दिया, तो क्या होगा, जितने भी टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है, इम्यूल्ड टर्मिनल, ठीक है, इम्यूल्ड टर्मिनल जितने भी कनेक्टेड है, भले ही इसके पास खुद की मेमोरी है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, या जैसे कि इस एग्जाम्पल में फोटोशॉप है, तो ये फोटोशॉप को यूटिलाइज कर पाएगा बिना फोटोशॉप अपने मशीन पे इंस्टॉल किए। यानी आपको इंडिविजुअली हर मशीन पे जाके फोटोशॉप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सपोज कि सीए की बहुत बड़ी फर्म है जिसमें कई हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो कोई एक सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक बेसिक टैली ले लेते हैं, तो मैं हर पीसी पे टैली इंस्टॉल करने जाऊँगा क्या, एक तो खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा, दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या होगी कि भैया चलो टैली 7 यूज़ करा था, टैली 8 आ गया, तो मुझे 100 पीसी पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, सारे पीसीज को मेरे एक मेन पीसी के साथ कनेक्ट कर दूँगा, मेन पीसी पे क्या मैं टैली इंस्टॉल कर दूँगा, और ये जितने भी पीसीज हैं इन पे एक्चुअली टैली इंस्टॉल्ड नहीं है, वर्चुअली इंस्टॉल्ड है। वर्चुअली मतलब क्योंकि ये हमारे पीसी हमारे मेन पीसी के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए ये लोग भी टैली यूज़ कर पाएंगे, इसीलिए ये भी टैली यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वर्चुअली इंस्टॉल है टैली इनके ऊपर, एक्चुअल में इंस्टॉल्ड नहीं है। अभी क्या हुआ भैया कि टैली का वर्जन 7 से 8 हो गया, तो मैं सिर्फ इसी पीसी में वर्जन चेंज करूँगा, ऑटोमेटिकली सारे वर्जन्स सभी पीसीज पर वर्जन चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली यही टैली की मल्टीपल कॉपीज़ यूज़ हो रही है अलग अलग पीसी के ऊपर।
दूसरी चीज़ कि फॉर एग्जांपल कि भाई चलो एक कॉमन डेटा है, मेरे पास एक कॉमन डेटा है कि भैया एक सपोज एक कंपनी है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सभी को लोगों को मुझे प्रोवाइड करनी है, जैसे कि वर्क इन्फॉर्मेशन है कि कौन क्या काम परफॉर्म करेगा, या इट कैन बी क्लाइंट डेटा, जैसे कि कॉल सेंटर में क्या होता है क्लाइंट डेटा है, या ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को मिले और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल की इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिल रही है। तो एक्चुअली क्या होगा कि मैं जैसे कि इस पीसी की एक पर्टिकुलर ड्राइव पे जाके इस डेटा को अपलोड कर दूंगा, एक मेरे मेन पीसी के किसी ड्राइव पर जाके मैं इस डेटा को अपलोड कर दूंगा, और मैं सब लोगों को क्या एक इनका एक्सेस दे दूंगा कि भाई तुम लोग भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, तुम लोग भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अब मुझे जब भी चेंज करना होगा मैं सिर्फ जाके इस फाइल में चेंज कर दूंगा और सबको ऑटोमेटिकली अपडेटेड कॉपी मिल जाएगी। सो अल्टीमेटली ईमेल टर्मिनल में क्या होता है कि जितने भी पीसीज कनेक्टेड होते हैं या जितने भी टर्मिनल आपके कनेक्टेड होते हैं, दे आर कंप्लीट पैकेज ऑफ अ कंप्यूटर। आप उनको एज अ पीसी यूज़ कर सकते हो, बट दे शेयर अ रिसोर्स विथ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो जितने भी ईमेल टर्मिनल है वो खुद कंप्लीट पीसी तो है ही, लेकिन वो कोई रिसोर्स शेयर कर सकते हैं अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ। दैट रिसोर्स कैन बी अ सॉफ्टवेयर, इट कैन बी डेटा, इट कैन बी हार्ड डिस्क, इट कैन बी एनीथिंग। So I hope you are understanding what is a multi-user capability. Now we will be discussing about multitasking capability. So Unix का second feature क्या है? Multitasking. अभी multitasking में क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ में रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी पीसी में देख लो, इस पीसी के अंदर एक ही टाइम पे मैं पेंट भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ साथ अगर आप देखना चाहो तो मैं यू कैन से क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक ही टाइम पर रन कर रहा हूँ, ठीक है। आजकल के ज़माने में इट इज़ वेरी कॉमन, बट उस टाइम पे अगर आप सोचोगे तो इट वाज नॉट दैट कॉमन एंड दैट इजी। तो अब एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ में रन हो, दैट इज़ मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़। तो यूनिक्स क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक ही टाइम पे रन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपका जो CPU है वो तो एक्चुअली एक ही है, आपका जो CPU है वो जनरली एक ही होता है, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर किस तरह से रन कर पा रहे हो? आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक ही टाइम पे किस तरह से रन कर सकते हो जबकि CPU एक ही है। और अगर आप लोगों ने थोड़ा OS पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा इसमें, तो आपको पता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो CPU एग्जीक्यूट उनकी इंस्ट्रक्शंस करता है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन CPU एक है तो एक टाइम पे एक ही सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकती है। सो हाउ यू कैन यूज़ मल्टीपल सॉफ्टवेयर, क्योंकि CPU एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है और आपके सिस्टम में जनरली एक ही सिर्फ CPU होता है। तो इसका आंसर है ओके, तो इसका आंसर क्या है? CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग। तो अभी CPU शेड्यूलिंग क्या होती है कि आपका CPU तो भले एक ही है भैया, यहाँ पे आपका जो CPU है क्या है, एक ही है। और सपोज़ कि मैंने 3 टास्क रन करने के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई पहला मैं पेंट रन करूँ, तो P1 प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम क्या है पेंट, सेकंड प्रोग्राम आपका है P2 दैट इज़ योर यू कैन से क्रोम, थर्ड प्रोग्राम आपका हो सकता है म्यूज़िक प्लेयर। तो आपको 3 प्रोग्राम एक साथ में रन करने हैं, लेकिन CPU एक ही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप इनको शेड्यूल कर देते हो। आप इनको क्या कर देते हो? शेड्यूल कर देते हो। शेड्यूल करने से क्या होता है कि पहले प्रोसेस, सपोज पेंट को एग्जीक्यूट होने टोटल, जस्ट दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 10 सेकेंड चाहिए पेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए। टोटल पेंट को एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट करने के लिए कितना? 10 सेकेंड चाहिए। क्रोम को कितना सेकेंड चाहिए? 10 सेकेंड। जस्ट एन एग्जाम्पशन, ओके। आपको जो भी प्रोसेस है उनको पूरा करने के लिए तीनों प्रोग्राम्स को कितना टाइम चाहिए? 10-10 सेकेंड का टाइम चाहिए। अब 10 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल पेंट रन हो रहा है आपके CPU पे, तो अब क्रोम नहीं यूज़ कर पाओगे ना म्यूज़िक प्लेयर यूज़ कर पाओगे, सिर्फ पेंट ही दिखेगा। लेकिन देखो अभी मैं पेंट था, पेंट से मैं स्विच होकर सीधा कहाँ पे आ गया? क्रोम पे। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो दिस इज़ एक्चुअली पॉसिबल ड्यू टू CPU शेड्यूलिंग, ड्यू टू CPU शेड्यूलिंग। ये शायद आपने OS 1 में पढ़ा होगा। अभी क्या होता है कि
पहले प्रोसेस P1 आया CPU पर, ये क्या हुआ, कुछ सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ. लेट अस कंसिडर 4 सेकेंड्स. क्वांटम टाइम इज 4 सेकेंड. क्वांटम टाइम आपका कितना है, 4 सेकेंड्स. अब ये क्वांटम टाइम क्या होता है कि मैक्सिमम एक प्रोग्राम कितना टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है CPU पे एक बार में. फिर से एक बार, क्वांटम टाइम क्या है, एक प्रोग्राम एक बार में CPU पर कितने सेकेंड एग्जीक्यूट हो सकता है, दैट इज़ क्वांटम टाइम. तो भाई हम लोग कोई एल्गोरिदम लगाएंगे और हम लोग पता लगाएंगे पहला कौन सा प्रोग्राम आएगा. तो सपोज हम लोगों ने जो पहला एल्गोरिदम लगाने के बाद पहला प्रोग्राम आया पेंट, तो पेंट क्या होगा, 4 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ. फिर वो आपकी जो लाइन है, एक क्यू है, उसमें नीचे जाके खड़ा हो गया. 4 सेकेंड एग्जीक्यूट हो गया. उसके बाद आपके CPU ने उसको निकाल दिया. भाई 4 सेकेंड, मेरा क्वांटम टाइम 4 सेकेंड है. अब 4 सेकेंड से ज़्यादा आप एग्जीक्यूट हो सकते नहीं हो. तो अभी पेंट कितनी देर एग्जीक्यूट हुआ, 6 सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका है. सॉरी 4 सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका है. तो पेंट को अब एग्जीक्यूशन के लिए कितने चाहिए, 6 सेकेंड चाहिए. तो पेंट लाइन में सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया. पेंट क्या हुआ, एक बार 4 सेकेंड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद लाइन में सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया. अब इसके बाद क्रोम एग्जीक्यूट हुआ, अगेन 4 सेकेंड. तो क्रोम भी 4 सेकेंड एग्जीक्यूट हो गया. अब उसको CPU ने निकाल दिया. चलो भैया पीछे जाओ लाइन में. अब उसके बाद म्यूज़िक प्लेयर एग्जीक्यूट हुआ. तो म्यूज़िक प्लेयर भी 4 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ. उसके बाद म्यूज़िक प्लेयर को भी आपके CPU ने निकाल दिया. तो अब जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है वो 4-4 सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुके हैं. अब जो आपका काम था, अब आपके जो प्रोसेसेस थे, अब P1 फिर से एग्जीक्यूशन जाएगा. एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, याद रखना. P1 दूसरी बार एग्जीक्यूट होने जा रहा है क्योंकि दूसरा कोई प्रोग्राम है नहीं. लाइन में सबसे आगे वापस P1 आ गया. अब P1 वापस 4 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा. तो नाउ इस सिचुएशन में अब 4 सेकेंड एग्जीक्यूट होने के बाद CPU क्या बोलेगा, फिर से भैया चलो तुम्हारा काम हो गया, 4 सेकेंड से ज़्यादा मैं तुमको एंटरटेन नहीं कर सकता, आप जाओ नीचे. तो लाइन में सबसे नीचे आके P1 खड़ा हो गया. फिर उसके बाद P2 आया. P2 वापस एग्जीक्यूट हुआ. 4 सेकेंड के बाद P2 को भी आपके CPU ने निकाल दिया. फिर उसके बाद P3 गया. P3 भी 4 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, उसको भी फिर आपके CPU ने निकाल दिया. क्या, क्यों, क्योंकि 4-4 सेकेंड मैक्सिमम आप एग्जीक्यूट हो सकते हो. इस तरह से अगर आप देखने जाओ तो अब आपके जो सॉफ्टवेयर, आपका जो प्रोग्राम्स हैं, उनका एग्जीक्यूशन टाइम कितना बचा है, अब सिर्फ 4-4 सेकेंड्स, सॉरी 2-2 सेकेंड्स बचे. यानी पेंट को अब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 2 सेकेंड. उसी तरह से क्रोम को कितना टाइम चाहिए, 2 सेकेंड. और आपके MP3 प्लेयर को भी कितना टाइम, म्यूजिक प्लेयर को भी कितना टाइम चाहिए, 2 सेकेंड. अब इसके बाद लाइन में वापस P1 आ गया. तो P1 वापस एग्जीक्यूट हुआ 2 सेकेंड. क्वांटम टाइम 4 सेकेंड है, लेकिन P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, सिर्फ 2 सेकेंड. तो क्या होगा, 2 सेकेंड के बाद P1 उसका काम करके निकल जाएगा. ये क्वांटम टाइम क्या, मैक्सिमम इतना टाइम मैं आपको एक साथ में दे सकता हूँ. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 सेकंड तक ही एग्जीक्यूट होगा. अगर 4 सेकंड फॉर 3.4 सेकंड में भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो निकाल देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मैक्सिमम 4 सेकंड. 4 सेकंड से ज़्यादा थोड़ा भी होगा तो आपको लाइन में पीछे के खड़ा हो जाना पड़ेगा. फिर आया आपका P2 भी 2 सेकंड एग्जीक्यूट हो गया, उसका भी काम खत्म. P3 एग्जीक्यूट हुआ 2 सेकंड के लिए, उसका भी काम खत्म. सो ये जो था, इस तरह से क्या होता है, जो आपके फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ पेंट है, क्रोम है, 2 प्रोग्राम मेरे साथ में रन हो रहे हैं, तो ये टाइम टू टाइम अब CPU में स्विच करते रहता है. ये जो आपके प्रोग्राम है, पेंट है या आपका क्रोम है, ये दोनों क्या होता है, टाइम टू टाइम स्विच करते रहते हैं. बट ये जो स्विचिंग टाइम है ना, ये जो क्वांटम टाइम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा कम होता है, कि ह्यूमन इसको नोटिस नहीं कर पाते. तो इसीलिए हम लोगों को क्या लगता है कि दोनों सॉफ्टवेयर एक साथ में रन हो रहे हैं. नहीं, एक साथ में नहीं हो रहे, दोनों एक के बाद एक रन हो रहे हैं. जितने भी सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं वो बारी बारी से CPU पे जाके एग्जीक्यूट हो रहे हैं. बट ये इतनी जल्दी एक दूसरे के बीच में स्विचिंग परफॉर्म करते हैं. 4 सेकंड तो होता ही नहीं. 4 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. नैनो सेकंड्स में होते हैं, इतना कम टाइम होता है. तो इतना कम टाइम ह्यूमंस को पता ही नहीं चलता. वी कैन नॉट थिंक अबाउट कि कितना छोटा टाइम है, इतना टाइम में एग्जीक्यूशन इनका हो जाता है. तो हम लोगों को लगता है कि सारे सॉफ्टवेयर एक साथ में रन हो रहे हैं. ठीक है, और ये जो एल्गोरिथम मैंने बताया ना आपको कि पहले P1, P2, P3, फिर P1 लास्ट में जाके खड़ा हो गया, तो ये हमारा था राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. ये कौन सा एल्गोरिथम था, मैंने आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया. मैंने आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के थ्रू मल्टी टास्किंग कैपेबिलिटीज एक्सप्लेन की.
2-4 नाम अगर आपको दूसरे एल्गोरिदम्स के याद हो तो कमेंट में बता देना कि कौन से एल्गोरिदम्स और आते हैं। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए राउंड रॉबिन यूज़ किया जो बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। तो मल्टीटास्किंग के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, आप जितने देख सकते हो उतने देखो, क्योंकि इस बार इंपॉर्टेंट है, OS2 है, थोड़ा रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। तो यूनिक्स के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप लोग दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही।